हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉवर्टी यानी गरीबी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने पेड ग्रुप में लिखने के लिए दिया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे अटेम्प्ट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। और मुझे खुशी इस बात का है कि जो भी स्टूडेंट कॉपी दे रहे हैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके कॉपी दे रहे हैं और उनके आंसर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि वो एवरेज स्टूडेंट से अच्छे लिखे हैं। यानी आपकी जो मार्किंग होगी बीपीएससी में, मैं कुछ कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका एवरेज से ज़्यादा अच्छा मार्किंग होगा। अगर बीपीएससी 55% अगर एवरेज मार्किंग करेगी तो आपकी जो मार्किंग इंडियन इकनॉमी में होगा वो 60 से 62-65% तक जा सकता है। यानी बहुत सारे कॉपी एवरेज स्टूडेंट की कॉपी से ऊपर है और बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉपी जमा भी नहीं करते हैं। और मेरे पेड ग्रुप में टोटल 58 स्टूडेंट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, 57-58, जिसमें मुझे 7-8 स्टूडेंट की कॉपी मिली है इस चैप्टर में। और लेकिन जो भी नहीं देते हैं उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने माइक्रो मैक्रो को तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं पढ़ा ही दिया हूँ, लेकिन इंडियन इकनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था का पढ़ाने का जो सबसे स्मार्ट तरीका होता है वो होता है चैप्टर पे कमांड करना। इसलिए मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मैं नोट्स दे रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज में नोट्स नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन वाइज में नोट्स दूंगा तो आप लोगों की इंडियन इकनॉमी की तैयारी जो है अधूरी रह जाएगी। अभी आप जैसे देखेंगे कि मैं जो पॉवर्टी पर मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, उसके पहले मैं आंसर आप लोगों को लिखवा करके मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। उसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कंटेंट दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं पॉवर्टी के क्वेश्चन पे डिस्कस करूं तो मेरे पास अभी 4 क्वेश्चन हैं। मैं अभी 4 क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा और आप खुद देखेंगे कि चारों क्वेश्चन का जो लिखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप एक पैटर्न पर आप चारों क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है टॉपिक वाइज पढ़ाना, और मैं उसी टॉपिक वाइज को ही मैं कवर कर रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन बनता है मैं टेस्ट ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी को परिभाषित करें। गरीबी के कारकों की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में गरीबी के स्तर को रेखांकित करें। साथ ही गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करें। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गरीबी को परिभाषित करना था। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गरीबी के कारक पर डिस्कस करना था, यानी गरीबी किस कारण से होती है। ठीक है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गरीबी के स्तर को रेखांकित करना था कि अभी भारत में गरीबी का स्तर क्या है, क्या लेवल है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करना था। और इसमें जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में हमने देखा कि केवल भारत सरकार का डिस्कस कर दिए हैं और बिहार सरकार जो गरीबी उन्मूलन हेतु जो कार्यक्रम चला रही है उसको मेंशन नहीं किए हैं, तो आपका मार्क्स यहाँ पर भी कट जाएगा। जिनके भी कॉपी में थोड़ा बहुत कमी मुझे नज़र आ रहा है, मैं सारे कमी को मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सेकंड को जो क्वेश्चन था हमारा ये है, जिसे बहुत कम स्टूडेंट ने डिस्कस किया है। गरीबी को परिभाषित करते हुए गरीबी के कारकों की चर्चा करें। भारत में गरीबी को मापने के मानकों की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन तथा इसके प्रभाव की चर्चा करें। ये जो क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जैसे गरीबी को परिभाषित करें और गरीबी को परिभाषित करें और गरीबी के कारक क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में सेम सेम था। लेकिन क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंस कर जाता है। जैसे यहाँ पे गरीबी के मापने के मानक पर चर्चा करना था कि गरीबी का जो मेज़रमेंट किया जाता है, जो मापा जाता है, उसको किस आधार पे मापा जाता है, इस पे डिस्कस करना था। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में
कि गरीबी के मानक में क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कि गरीबी को अब पुराने पैटर्न के आधार पे नहीं माप करके नए पैटर्न पे मापने की ज़रूरत है। और जब हम नए पैटर्न पे गरीबी को मापेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो इस इफ़ेक्ट की भी चर्चा करना था। और बाद में प्रत्येक क्वेश्चन की भांति जो है निष्कर्ष तो लिखना ही चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन के भी 5 पार्ट थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन पे भी मैं डिस्कस कर दूंगा। इसका तो आंसर किसी ने लिख करके नहीं दिया है, ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन था, जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आपको लगेगा डिफरेंट टाइप का। पहले हम आप लोगों की कॉपी को देख लेते हैं, फिर हम इस दोनों क्वेश्चन पर भी डिस्कस जो है मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2015 का क्वेश्चन यूपीएससी का है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये 2016 का है। यानी ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन है, लेकिन गरीबी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन का स्वरूप में प्रकृति में परिवर्तन है। और जब आप क्वेश्चन के वेरिएशन को देखते हैं ना, जब आप क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो चिंतन धारा है वो भी उसी तरफ मुड़ने लगती है। और कुछ समय के बाद जो है आपकी जो राइटिंग स्किल है, जो लिखने की जो शैली है, वो काफ़ी ज़्यादा दमदार हो जाता है। इसलिए हमारा पर्पस होता है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता हो स्टैंडर्ड, उन सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट को आपके सामने रखूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे स्टूडेंट की कॉपी को देख लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट की कॉपी आई है, कि उनकी कॉपी में क्या क्या क्वालिटी है और उनकी कॉपी में कौन सी कमी है, इस चीज़ को देखेंगे। इनकी कॉपी में फर्स्ट क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी कॉपी में आप लोग आंसर को लिखिए। क्योंकि जब आप इस कॉपी से जब आप ये रहेंगे, परिचित रहेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको कॉपी मिलेगा तो आपको लगेगा कि इस कॉपी पर तो मैं लिखा हूँ। तो एक जो है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब भी मैं टेस्ट लूँ तो आप जो है इसी कॉपी को मार्केट से ले लीजिएगा। ये सब कॉपी मिलता है मार्केट में, 15-20 रुपये में मिल जाता है। तो इसी टाइप की कॉपी में आप लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि किस स्टूडेंट ने आंसर को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। फर्स्ट में ये जिनका भी कॉपी है वो नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो अपना समझ ही जाएंगे। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो फर्स्ट में गरीबी को परिभाषित इन्होंने किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 1947 में इन्होंने बताया है कि 1947 में जो संविधान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 4 प्रमुख चुनौतियां बताई थी। जिस समय में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के समक्ष 4 चुनौती थी। निर्धनता था, अज्ञानता था, रोग था यानी स्वास्थ्य की समस्या थी, और अवसर की असमानता का उन्मूलन। ये 4 चुनौतियां थी हमारे प्रधानमंत्री के सामने। और इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने हमेशा इस पर प्रयास किया है कि इन सारी चुनौतियों का समाधान हो, और इसी चीज़ का इन्होंने डिस्कशन किया है। और उसके बाद सतत विकास लक्ष्य के निश्चय वन में वर्ष 2030 तक विश्व की गरीबी के प्रारूपों से समाप्त करना टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है, आपने ये लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और इस चीज़ का मेंशन करना बहुत उचित था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गरीबी की परिभाषा दिया है, और ये गरीबी की परिभाषा सबके कॉपी में सेम है, मैं सबकी कॉपी को देखा हूँ। और यही डिफिनीशन होना चाहिए कि गरीबी का तात्पर्य है कि इंसान जो है अपनी जीवन की न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। और इस न्यूनतम उपभोग आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, आवास आदि आता है। यही हमारी न्यूनतम ज़रूरत होती है। अगर आप भोजन, वस्त्र, आवास की भी अगर पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो निस्संदेह जो है आप गरीब हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका आंसर सही है, लेकिन आपकी आंसर
यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है। इस डेटा को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एक तो ये पुराने सर्वे के अकॉर्डिंग है। अब जो हमारे देश में गरीबी का मेज़रमेंट किया जाता है वो उपभोग के आधार पे नहीं किया जाता है, कैलोरी के आधार पे नहीं किया जाता है। 2400 और 2100 कैलोरी की बात जो है बहुत पहले की जाती थी, योजना आयोग ने सजेस्ट किया था। अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो आंसर के स्टार्टिंग में ही आप पुराना डेटा से नहीं शुरू करेंगे। यहाँ पर आप शुरू करेंगे किससे? एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो डेटा है, नीति आयोग का एमपीआई का जो डेटा है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो डेटा है उसको आप मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा, जो लेटेस्ट डेटा आया है। और लेटेस्ट डेटा कब आया है? तो 2021 में आया है, नवंबर 2021 में लेटेस्ट डेटा आया है नीति आयोग का। आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। या आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप सबको मैं ये हिदायत दे रहा हूँ, और ये चीज़ की कमी मुझे सबके कॉपी में देखने को मिला है कि आप जो है इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। जब आप डिफिनीशन दे दिए ना, तो उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में गरीबी के कारण के बारे में पूछा गया, तब आप सीधे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को बाद में लिखने का मैं तरीका भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि इस सब डेटा को कहाँ लिखना है। या मैं अभी जो एमपीआई के बारे में मैं डिस्कस किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है गरीबी से रिलेटेड, इन सारे डेटा को लिखना है, लेकिन कारण के बाद लिखना है। इसका पीछे रीज़न है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ गरीबी के कारकों की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में गरीबी के स्तर को रेखांकित करें। यानी पहले गरीबी के कारण पे डिस्कस करना है, उसके बाद वर्तमान समय में गरीबी के स्तर को रेखांकित करना है। ठीक है, तो यहाँ ये सारा चीज़ जो है आपका सही है। ठीक है, और आपने गरीबी को डिफाइन भी सही तरीके से किया है। और लेकिन ये वाला डेटा को अभी मत लिखिए। ठीक है, इसको बाद में लिखना है। गरीबी के कारण को आपने एक चार्ट के द्वारा दिखाया, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक कारण। ठीक है, और भी कोई कारण हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है। आपने आर्थिक में क्या क्या लिख दिया? आर्थिक में एग्रीकल्चर को भी लिख दिया, औद्योगिक पिछड़ापन को भी लिख दिया। उसके बाद जो है आपने बेरोजगारी को लिखा, आय की असमानता को लिखा। सामाजिक कारण में आपने क्या लिखा? जनसंख्या की तेजी से बढ़ना, परिश्रम की बजाय भाग्य पर विश्वास। ये सारी चीज़ें सही है। शैक्षणिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे आप कारण को पुट कर सकते हैं। एक जो है व्यक्तिक कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में मुझे देखने को मिला है ना, तो वो व्यक्तिक कारण को भी आप इंडिकेट कर लेंगे। क्योंकि व्यक्ति के कारण भी होता है। व्यक्तिक कारण में क्या होता है कि मनुष्य का अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसकी गरीबी का कारण बन सकता है। अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अगर उसका चिंतन करने की जो धारा है अगर वो निगेटिव सोचता है, तो भी पॉवर्टी का वो रीज़न हो सकता है। तो एक पॉइंट को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। बाकी सारे पॉइंट आपके सही है, और ये जो डायग्राम बनाए हैं वो भी आपका सही है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखा है वर्तमान स्थिति, गरीबी की वर्तमान स्थिति को यहाँ पे लिखा है, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल जो है डेटा को लिखेंगे, है ना। रंगराजन के अकॉर्डिंग क्या है, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग क्या है गरीबी, फिर जो है नीति आयोग के अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और एक योजना आयोग के अकॉर्डिंग कितना गरीबी है, सबको एक चार्ट में बना करके दे दीजिएगा। तो स्पेस भी कम लेगा, जगह भी कम लेगा, और वो पूरा सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? तेंदुलकर रिपोर्ट, ठीक है, रंगराजन रिपोर्ट, योजना आयोग का रिपोर्ट जिसे आपने मेंशन किया है 2400 कैलोरी ऊर्जा शहरी क्षेत्रों के लिए और 2100 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो योजना आयोग का पुराना वाला रिपोर्ट के अनुसार और नीति आयोग का एमपीआई के अनुसार इसको एक चार्ट के द्वारा
यहाँ पर सबको लाइन से आप एक टेबल बना दीजिएगा। उसके बाद जो है गरीबी को दूर करने का प्रयास को आपने सही मेंशन किया है। उसके बाद भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है मैं सब कुछ देख लिया हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दीनदयाल उपाध्याय योजना, फिर आपने मनरेगा पर भी डिस्कस किया है कि 100 दिन का रोज़गार, ठीक है। और बिहार सरकार कौन से कार्यक्रम को चला रही है, इन्होंने इस चीज़ का भी डिस्कस किया है कि बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री जैसे उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप कितनी राशि दी जा रही है, ठीक है। आपने केवल बता दिया है कि ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था कर रही है, इतना भी चलेगा। लेकिन जो अमाउंट जो देने की सरकार बात कर रही है महिला उद्यमी को और पुरुष उद्यमी को, दोनों के लिए जो अमाउंट का जो बात किया गया है उस अमाउंट का डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 निश्चय योजना भी सरकार चला रही है कौशल विकास, महिलाओं को रोजगार अधिकार प्रदान करने के लिए। फिर उसके बाद बिहार सरकार क्या कर रही है, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के जरिए विकास पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने निष्कर्ष लिखा है और निष्कर्ष में आपने स्किल इंडिया की बात की है, मेक इन इंडिया का बात किया है, स्टार्टअप इंडिया आदि कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक विकास पर बल दे रही है। तो निष्कर्ष आपका सही है कि निष्कर्ष गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट लाइन निगेटिव हो गया, गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है, और फिर आपने पॉजिटिव लिखा, निगेटिव के बाद पॉजिटिव लिखना ही चाहिए, जिसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। तो जिनके भी कॉपी में इस तरीके से लिखा हुआ होगा उनकी कॉपी बिल्कुल सही है। तो आपकी कॉपी को अगर मैं फाइनली अगर मैं बोलूं तो आपकी कॉपी में जो डेटा वाला जो था ना, आपने एमपीआई डेटा का तो यूज ही नहीं किया है, जो कि सबसे लेटेस्ट डेटा था नवंबर 2021 में नीति आयोग का, तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपका आंसर सही है। गौतम कुमार की ये कॉपी है और इस स्टूडेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये, ठीक है। इन्होंने दोनों क्वेश्चन के आंसर को लिख करके दिया है और इनके क्वेश्चन में भी क्वालिटी ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। मैं 2-3 बार से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। गरीबी को इन्होंने भी डिफ़ाइन किया है, ठीक है। फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग किया है और इनके भी कॉपी में वही कमी है। फिर 2400 कैलोरी, योजना आयोग के द्वारा 2100 कैलोरी, तो इस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका सही है। गरीबी 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 को आपने डिफाइन करके गरीबी के कारण पे आप आ जाइएगा डायरेक्ट, ठीक है। और गरीबी के कारण को डिस्कस करने के बाद जितना भी डेटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे ऊपर में नीति आयोग का डेटा को लिखना है। नीति आयोग ने, है ना, नवंबर 2021 में क्या दिया, नवंबर 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया, पहला डेटा, इसके अनुसार कितनी गरीबी है। यहाँ पर स्टेट वाइज गरीबी का भी आप मेंशन कर दीजिएगा, बिहार में कितना है, झारखंड में कितना, यूपी में कितना है। फिर उसके बाद आप योजना आयोग का मेंशन कर सकते हैं चार्ट बनाकर। फिर आप तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कर सकते हैं, रंगराजन कमेटी के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर नीति आयोग को लिखना है चूँकि नीति आयोग सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद आपने क्या किया है, कारक को डिफाइन किया, व्यक्ति कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या कारण। उसके बाद इधर आपकी कॉपी में कोई कमी नहीं है, मैं पहले भी मैं बहुत देख लिया हूँ और आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर इतना लिखेंगे इस तरीके से तो मार्क्स जो है, मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद मैं फाइनली आपकी कॉपी को मैं फाइनली मैं बताऊँगा कि क्या कमी है। सरकार द्वारा जो है, ठीक है, सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आपने क्यों काट दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ठीक ठाक योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक राज, ठीक है, आवास योजना। आपकी कॉपी को मैं फाइनली मैं बता रहा हूँ आपकी कॉपी में क्या क्या कमी था। वही जो गरीबी से रिलेटेड, जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो डेटा है, उस डेटा को आप सिस्टमेटिक वे में लिखिए, है ना। और दूसरी कॉपी में क्या कमी है, बिहार गवर्नमेंट का
आप किसी भी स्कीम को मेंशन नहीं किए हैं कि बिहार गवर्नमेंट क्या क्या चला रही है स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी कॉपी में कमी रहा। और क्या कमी है आपकी कॉपी में? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लिखिए कि जैसे आप यहाँ से निष्कर्ष लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको निष्कर्षतः। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से कैंडिडेट जो है निष्कर्ष लिखा है, तो यहाँ निष्कर्षता लिखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे भी बीपीएससी में कितनी कॉपी को रफ चेक किया जाता है ये आप लोग को भी पता है। इसलिए बीपीएससी को यहाँ पर ज़बरदस्ती दिखाने का कोशिश करना है कि मैं यहाँ से निष्कर्ष लिखा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। बाकी आपने तो निष्कर्ष लिखा ही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो मैंने आंसर पढ़ा था उसके निष्कर्ष से ये वाला निष्कर्ष थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, आपका निष्कर्ष पहले वाले कॉपी से थोड़ा सा कमज़ोर है। कुलदीप सिंह की कॉपी को देखते हैं, इन्होंने भी लिखा है। इनकी कॉपी को देख लेते हैं। गरीबी एक सामाजिक स्थिति है जिसमें मनुष्य जो है मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं कर पाता है, और इन्होंने वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, गरीबी रैगनर नक्शे जो एक डिफिनीशन दिए थे, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने एक डिफिनीशन दिया, ठीक है, एक चलता फिरता डिफिनीशन इसको कहा जाता है, तो एक चलता फिरता डिफिनीशन दिया, और उसके बाद जो है कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन या किसी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री का अगर आप डिफिनीशन दे देते हैं तो आपके आंसर में काफ़ी वज़न आ जाता है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, मैंने दोनों कॉपी में नहीं देखा, जो ऊपर के मैंने दोनों कॉपी को चेक किया उसमें नहीं देखा। तो आप इस चीज़ को लिखना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका औरों से बेहतर है। ठीक है, ये आपका दोनों कॉपी से बेहतर है। और फिर इन्होंने जो है एक जो है निर्धनता चक्र को दिखाया है कि कैसे जो है निर्धनता, पहले जिसके पास अल्प इनकम होगा, तो अगर किसी के पास अगर इनकम कम होती है तो उसकी क्या होती है, सेविंग भी कम होती है, और सेविंग होने पर विनियोग भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, जिसके कारण अल्प उत्पादन होगा और फिर गरीबी आएगी। तो ये जो है साइकिल बिल्कुल सही है। ये साइकिल को आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो अभी तक आपका आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, गरीबी के कारण को आपने डिफाइन किया है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से बहुत ठीक है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक चीज़ करना है। ओके, गरीबी के कारण को इन्होंने क्या किया है, गरीबी के कारण को इन्होंने थोड़ा सा करंट से कोरिलेट किया। देखिए, CMIE के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी की दर 7.6% थी। यही बेरोजगारी निर्धनता का कारण बनती है। ठीक है, तो इनका कॉपी में थोड़ा सा अपडेट मुझे दोनों कॉपी की तुलना में, ऊपर वाले दोनों कॉपी की तुलना में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या बताया है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 140 है 2021 के अनुसार, 28 पायदान। फिर मैं बता रहा हूँ कि और क्या इम्प्रूवमेंट कोविड-19 में इन्होंने देखा है, और इन्होंने जो है रूस यूक्रेन संबंध में भी गरीबी को देखा है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, तो आपने कारण को थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए आप। ठीक है, कारण को इम्प्रूव क्या करना है कि ये चार्ट को आप रहने दीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम सही है। इसके बाद क्या करना है कि आपको जो ट्रेडिशनल कारण है गरीबी का उसको भी मेंशन करना है। जो परंपरागत कारण में जैसे हम लोग लिखते हैं, सामाजिक कारण है, व्यक्ति कारण है, भौगोलिक कारण है, वो सब चीज़ को भी दो दो तीन तीन लाइन में इंडिकेट करना है। और जो आपने कारण अभी करंट इशू वाला जो आपने लिखा है उस चीज़ को ऊपर लिखना है। जैसे ये कोविड-19 के कारण भी गरीबी उत्पन्न हुआ है, तो गरीबी के कारण में इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, रूस यूक्रेन संबंध को भी अगर आप दिखा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस दोनों पॉइंट को कारक के रूप में लिख सकते हैं आप, लेकिन ऊपर लिखना है।
और लिखना ज़रूरी भी है, चूँकि आपने करंट से कोरिलेट किया है, अच्छी बात है। तो इसको ऊपर लिखना है। और गरीबी के जो और सारे कारण होते हैं, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल कारण बताते हैं, सामाजिक कारण, व्यक्ति कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, उसको भी दो दो लाइन में मेंशन कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आंसर बहुत बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, आपने जो है सब कुछ दिखाया है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और तेंदुलकर रंगराजन कमेटी को भी दिखा दिया है। फिर उसके बाद जो है, ये जो है अलग समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी में किया है। फिर देखिए मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय बहुमुखी गरीबी सूचकांक। तो इस बिहार में इतना है, 51.9 है। ठीक है, आपका आंसर सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन करना क्या है कि जैसे ही गरीबी को आपने डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है, गरीबी का एक सिंपल सा डिफिनीशन दिया, फिर आपने इन सारे चीज़ का भी डिफिनीशन दिया, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद इस चीज़ का भी ड्रॉ किया, ये भी सही है। उसके बाद आप कारण में कैसे लिखेंगे, तो कारण में जो है आप इस चार्ट को यूज करेंगे, फिर कोविड-19 वाला ले लीजिएगा। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन वार से भी जोड़ा जा सकता है, जिसका इफेक्ट जो है भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ा, तो वहाँ से भी आप मेंशन करते हुए आगे आंसर को बढ़ा सकते हैं। और कारण में फिर ट्रेडिशनल कारण को लिख दीजिएगा तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका कारण ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ को आपने सही लिखा है, लेकिन आपका जगह ज़्यादा कवर कर रहा है। अगर आपके पास लगे कि अब मेरे पास समय की कमी है और इन सारे डेटा को लिखना है, तो आप चार्ट बना करके सारा डेटा को मेंशन कर दीजिएगा, लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कार्यक्रम में आपने सही किया है, भारत सरकार का कार्यक्रम, बिहार सरकार का कार्यक्रम। ठीक है, और चलिए यहाँ तक आपका आंसर बहुत सही है। फिर वो आपने जो है बिहार सरकार को एक चार्ट के द्वारा इंडिकेट करने का कोशिश किया है, वेरी गुड। और ये अभी का 2011-12 तक का आपने बिहार की गरीबी को दिखाया है। ठीक है, तो उपयुक्त योजनाओं के परिणाम से गरीबी में प्रतिशत बदलाव देखा जा सकता है। ठीक है, प्रतिशत बदलाव तो देखा जा रहा है। और उसके बाद जो है गरीबी को ठीक है, थोड़ा सा एक दो लाइन और निष्कर्ष को अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो लाइन बाकी आपका ये सब सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कॉपी देखने के बाद लग रहा है कि सही में आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये गौतम की सेकंड कॉपी है ना, ये भी स्टूडेंट का मैंने फर्स्ट कॉपी देखा है, बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और ये वाला जो कॉपी है इनका सेकंड आंसर का इन्होंने लिखा है। जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है, मैं उसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि उसका आंसर कैसे नहीं लिखना है। गौतम कुमार जो स्टूडेंट है वो दो क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। ठीक है, ये चंदन कुमार की कॉपी है, और इन्होंने भी जो है सबसे पहले गरीबी को डिफाइन किया है, और उसके बाद जो है, ठीक है, ओके, ये 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाला फॉर्मेट समझ गया ना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉपी को जो मैंने मूल्यांकन कर बताया है, वही मूल्यांकन आपके भी कॉपी में चलेगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले कॉपी को, सेकंड वाले कॉपी और थर्ड वाले कॉपी को मैं जैसे चेक किया हूँ, उसी के आधार पे आप अपने आंसर को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी तो आपने ये लेटेस्ट डेटा अभी लिया है, 51.9% अभी हाल फिलहाल का डेटा है। कोविड-19 के समय में कोविड-19 से भी आपने जोड़ा है, 12.5 करोड़ नौकरियाँ चली गई थी। उसके बाद आपने जो है कारण को दिखाया है। ठीक है, इथेनॉल नीति के बारे में आपने क्या कहा है कि बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति को लागू करना खास तौर पे बिहार के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आया है। ओके, ये सब भौगोलिक कारण है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर दूर करने का उपाय में मनरेगा, ठीक है, और मनरेगा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, एक राष्ट्र एक राशन का जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना। ओके, लेकिन एक चीज़ आपने मिस कर दिया, चंदन कुमार। चंदन कुमार के लिए क्या मैं फाइनली मैं बता रहा हूँ, आप जो है
जो मैंने फर्स्ट कॉपी जो इसी वीडियो में मैं चेक किया हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट की कॉपी, सेकंड स्टूडेंट की कॉपी और थर्ड स्टूडेंट की कॉपी को देखेंगे। आप अपने थोड़े से कंक्लूजन को थोड़ा सा और अच्छा कीजिए, और कंक्लूजन को अच्छा कीजिए। और इसके बाद जो है चंदन कुमार की कॉपी में किस चीज़ की कमी है, तो इन्होंने बिहार गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम को नहीं बताया है कि बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट कौन कौन सा कदम उठाई है। तो आप जो है सबकी कॉपी, ऊपर वाले सबकी कॉपी को देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। चंदन कुमार, ये है निपेंद्र कुमार की कॉपी है। थोड़ा सा फ़ोटो जो है अच्छा से लिया कीजिए, है ना। मोबाइल के लेंस को थोड़ा सा साफ करके लीजिएगा, डॉक स्कैनर से लीजिएगा तो पिक अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए, आपने भी गरीबी को परिभाषित किया है, ठीक है। गरीबी का जो जनरल जो डिफिनीशन है ना, वो सबका एक ही जैसा है। इन्होंने प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है आपने, यूएनडीपी और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए, इन्होंने जो है 2010 में इस पर विचार किया गया था, यूएनडीपी। तो आप यहाँ पर 2019 का भी तो डेटा ले सकते थे ना। तीन आयाम मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स को तीन आधार पे मेजरमेंट किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। पहले 10 मानक था, ठीक है। लेकिन अब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकला है, तो यहाँ 10 की जगह पे ये 12 मानक हो गया है। तो इस 12 मानक को आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये डिफिनीशन है, ठीक है। तो क्या करना है, आपकी कॉपी में क्या कमी हो गई? कॉपी में कमी यही हो गई, और इस चीज़ का मैं चर्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी में भी कर दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। पहला तो आपका डिफिनीशन सही है, परिभाषा। उसके बाद आपको सीधे कारण पे आना है, कारण के बाद परिभाषा के बाद कारण पे आना है, और कारण के बाद जो वर्तमान जो स्थिति है गरीबी का भारत में, उसका मेंशन करना है। और इसको कैसे कैसे मेंशन करना है, तो सबके अनुसार कर देना है। पहले में नीति आयोग के अनुसार कर दीजिएगा, फिर उसके बाद योजना आयोग के अनुसार कर देना है, फिर रंगराजन कमेटी के अनुसार कर देना है, फिर तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कर देना है। इतना करने के बाद जो है, फिर भारत सरकार का प्रोग्राम और बिहार सरकार का प्रोग्राम कर देना है, फिर निष्कर्ष लिखना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ये जो है ना, जब आप लोग जब ये बनाते हैं, जब चार्ट बनाते हैं, तो इस चार्ट को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाया कीजिए, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। नहीं तो फिर घिसा पीटा चार्ट बनाएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि आपका सारा पॉइंट सही है। गरीबी का कारण में आपने सारे पॉइंट को मेंशन कर दिया। तकनीकी कारण, कृषि क्षेत्रों पर भार, कोरोना महामारी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, एमएसएमई के विकास की उपेक्षा की जा रही है, कौशल की कमी, सस्ती दर पे श्रम करवाना, ये आपका सारा पॉइंट सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारा भी कमी है, और संरचनात्मक कमी, आय की विषमता, अधिक जनसंख्या, ये सारा कुछ ठीक है। वर्तमान में गरीबी का स्तर, अच्छा आपने अभी लिखा है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, गरीबी का उन्मूलन के लिए इतना सारे योजनाओं को आपने मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पर एक एक दो दो लाइन सबके बारे में लिखना होगा। केवल पॉइंट, जैसे मनरेगा के बारे में कुछ लिख दीजिए, पोषण 2.0 के बारे में लिखिए। 2 लाइन से ज़्यादा किसी के बारे में नहीं लिखना है। तो केवल अगर आप पॉइंट लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, लगता है आप बाद में एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, बाद में आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन करना क्या है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका 2 मिनट लगभग टाइम वेस्ट होगा। तो इस 2 मिनट को आप बचाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मनरेगा को ले करके आप यहाँ पे अंडरलाइन करके इस तरीके से भी अगर आप बढ़ेंगे ना, तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि कैंडिडेट जो है इतने सिर्फ सारा प्रोग्राम को मेंशन किया। आप नंबरिंग देते जाइए, 2 3 4, तो पता चल जाएगा एग्ज़ामिनर को कि 10 10 पॉइंट जो है कैंडिडेट लिखा है, ठीक है। तो उसी के आधार पे मार्क्स से मिल जाएगा। बाकी आपका आंसर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये किसकी कॉपी है, ये किसकी कॉपी है, समझ में नहीं आ रहा है।
गरीबी को परिभाषित करते हुए वर्ल्ड बैंक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। ये लग रहा है कि कॉपी रिपीटेड है, इन्होंने लगता है 2 बार। नहीं, रिपीटेड कॉपी नहीं है। चलिए ठीक है, इन्होंने देखिए जितना भी रिपोर्ट आया है ना, सबके बारे में लिखा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग कितना है उस चीज़ को अगर मेंशन कर देते एक एक 2 2 लाइन में तो बेहतर हो जाता। चलिए, ये जिनकी भी कॉपी है इन्होंने भी सही फॉर्मेट का यूज किया है। एक ये स्टूडेंट है, इनका कॉपी में मैं क्वेश्चन क्या लिखने के लिए दे रहा हूँ, और इन्होंने जो है 65 बीपीएससी के सॉल्यूशन को इन्होंने दिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो क्वेश्चन लिखने के लिए दूँ ना, तो उस क्वेश्चन को आप लोग लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये ना कि मैं कुछ और दे रहा हूँ और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में प्रीवियस ईयर्स 100% मैच नहीं करता है। इंडियन इकोनॉमी में जैसे इंडियन इकोनॉमी में गरीबी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगले बार बिल्कुल यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के प्रारूप में परिवर्तन कर दिया जाएगा। और वही परिवर्तन करके मैं दिया था, लेकिन आपने तो उसको लिखा नहीं, आपने 65 बीपीएससी के क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, ऐसे में देखा हूँ आपकी कॉपी को, सही लिखा है आपने। यहाँ पर डिफिनीशन दे दीजिएगा पहले आप, ठीक है। गरीबी का एक सिंपल सा डिफिनीशन दीजिएगा, उसके बाद आप इस सब टर्म पे आइएगा, ठीक है। आपकी कॉपी में फर्स्ट क्या कमी हो गया, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन करना, उसके अनुसार आप लिखने का कोशिश सही किए, लेकिन पहले गरीबी को डिफाइन तो कीजिए। गरीबी को डिफाइन कीजिए कि गरीबी किसे कहा जाता है, उसके बाद मूल्यांकन करना है, ठीक है। मूल्यांकन करने का मतलब क्या होता है कि गरीबी की स्थिति को दिखाना है कि गरीबी किस स्टेट में क्या गरीबी है, भारत सरकार की गरीबी में कितनी कमी हुई है 1947 से लेकर के 2022 तक में। 1947 से लेकर के 2022 तक में गरीबी का क्या ट्रेंड रहा, क्या प्रवृत्ति रहा, इस चीज़ को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो ठीक है, लेकिन आपकी कॉपी में यही कमी है कि आपने गरीबी के डिफिनीशन को ही गायब कर दिया, और बाकी इधर सब सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग जो है सारे कॉपी को वीडियो देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरी कॉपी है तो मैं अपनी कॉपी को देख लिया, क्योंकि हर एक की कॉपी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है, और किसी की भी कॉपी में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। तो आप जब कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे की कॉपी से, तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। ओवरऑल जो है ठीक है, लेकिन आप में कमी क्या है, कमी क्या है आप में कि आपने 65 यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। इस चंदन कुमार का डबल पीडीएफ बन गया है, इस कॉपी को मैं पहले मैं चेक करके मैं बता दिया हूँ, इनकी कॉपी डबल पीडीएफ बन गई है। और ये स्टूडेंट जो हैं श्याम बाबू राम हैं, और इनके कॉपी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन इनको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे मैं पिछले बार मैं एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, ठीक है, कि कृषि के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उसके का कृषि के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियां को दूर करने के लिए सरकार को क्या प्रयास कर रही है सरकार। उस क्वेश्चन को जो मैं आंसर लिखने के लिए दिया था, तो ये जो कैंडिडेट हैं श्याम बाबू राम, उन्होंने एमएसपी के बारे में लिखा था कि किसानों को कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन को तो समझे ही नहीं थे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर दिया जा रहा है। लेकिन इस स्टूडेंट में, श्याम बाबू राम जो भी स्टूडेंट हैं, इनमें अब सुधार हुआ है कि क्वेश्चन को देखते हुए इन्होंने आंसर को लिखने का कोशिश किया है। आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, आप में सुधार हो जाएगा। जैसे आपने गरीबी का आशय को बताया है, ठीक है, सामाजिक समूहों में शामिल व्यक्ति जो जीवन के कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आर्थिक कारक बताया, बिल्कुल सही। फिर आपने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र का धीमा विकास हो रहा है, इसलिए। फिर आपने बताया कि सामाजिक क्षेत्रों का निम्न व्यय, ठीक है, अब सामाजिक कारण भी हो रहा। अब बहुत मेहनत
कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले बार की कॉपी से इस बार की कॉपी में आपका सुधार हुआ है और क्वेश्चन के अनुसार आप लिख रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर आपने लिखा है। और आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप इसी तरीके से और मेहनत कीजिए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लिखना है तो यहाँ पे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को भी लिखिएगा और यहाँ पर आप बिहार सरकार का भी लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, आपकी कॉपी में क्या कमी है, तो इस चीज़ को व्याख्या करना था। इन सारे पॉइंट के बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिख दीजिए। और क्या कमी है आपकी कॉपी में, तो बिहार सरकार जो योजना चला रही है उस योजना के बारे में लिखिए। बाकी मैं निष्कर्ष के तौर पे यही कहूँगा कि अब आप में जो है सुधार जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है पिछले बार की तुलना में। पिछले बार तो मैं जो क्वेश्चन क्या पूछा था और आप आंसर क्या दिए थे, और अब आप जो है क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर देना सीखे हैं, तो अच्छी बात है। इसी तरह और मेहनत कीजिए, दूसरे की भी कॉपी को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद मानक वाला, ये वाला क्वेश्चन तो उतना एग्जैक्ट आपने सही नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे लिखना है। फिर भी आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और दूसरे की भी कॉपी को देख करके अपनी कॉपी का मूल्यांकन आप खुद कीजिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर आते हैं। जो दो क्वेश्चन, जो यूपीएससी वाला जो दो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के थोड़ा सा मैं फॉर्मेट पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्कस ये करना था कि इस क्वेश्चन को तो आंसर आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होना चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मात्र दो स्टूडेंट लिखे हैं। देखिए इसमें करना क्या था कि इसमें बोला जा रहा है कि क्या गरीबी के मानक में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था कि जैसे कि शुरुआत में जो योजना आयोग थी, मैं सेकंड क्वेश्चन का मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन का मैं ड्राफ्टिंग कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मैं ड्राफ्टिंग मैं 2-3 मिनट के अंदर कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी भी हो जाएगी। और मैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी 2 मिनट में मैं ड्राफ्टिंग कर देता हूँ। फर्स्ट में गरीबी को डिफाइन कर देते हैं उस क्वेश्चन में कि गरीबी का परिभाषा दे देते हैं, इसको तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या करना था, गरीबी के कारक को लिख देना था, इसको भी सब कोई जानते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर के जो 2022 तक जो गरीबी के आकलन का जो जो प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है, गरीबी आकलन यानी पोवर्टी का मेजरमेंट करने में जो जो हम परिवर्तन करते आए हैं, जैसे कि देखिएगा फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कि योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है, 2400 कैलोरी अगर कोई आदमी अगर उपभोग करता है शहरी क्षेत्र में और 2100 कैलोरी अगर एनर्जी लेता है गरीबी गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो है गरीबी का पैमाना में परिवर्तन हुआ। और जैसे जैसे मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ती गई, मुद्रास्फीति का मतलब हो गया सिंपल शब्दों में कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, ठीक है, वस्तुओं का दाम बढ़ते गया, उसी तरह गरीबी का मापने का जो पैमाना है उस पैमाने को भी बढ़ाया गया। और उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है उपभोग व्यय यानी कोई आदमी कितना एनर्जी दिन भर में यूज करता है उस चीज़ को हटा दिया गया। और इसके जगह पे एमपीआई के कॉन्सेप्ट को लाया गया, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया। और एमपीआई के तहत जो है इसमें तीन आधारों पर, इसमें जो है तीन आधारों पे गरीबी को मेजरमेंट करने की बात की गई। तीन आधार कौन कौन सा हो जाता था, तो इसमें जो है एमपीआई के अकॉर्डिंग जो है स्वास्थ्य हो जाता था। ठीक है, ठीक है, हेल्थ हो जाता था, इसमें तीन मानक हो जाते थे। एक हेल्थ हो जाता था यानी स्वास्थ्य हो जाता था, और दूसरा जो है
एजुकेशन हो जाता था, जिसे हम शिक्षा कहते थे। और तीसरा जो कारण है, लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, जीवन स्तर हो जाता है, लिविंग लेवल। ठीक है। तो इन आधारों पर, एमपीआई के आधारों पे जो गरीबी का जो आकलन किया जाने लगा, इन सारे मानकों के आधार पे किया जाने लगा। और इसके अंतर्गत कुल 12 संकेत को इंडिकेट किया गया, इंक्लूड किया गया। इसमें कितने संकेतक हैं? तो 12 इंडिकेटर के आधार पे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जीवन स्तर में, तो जीवन स्तर के में ही 6 लिविंग, जैसे कि इसका लिविंग लेवल है ना, जैसे जीवन स्तर में अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 स्तर की बात की गई है। ठीक है। जैसे बिजली है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है कि नहीं, फिर उसके बाद पेयजल की सुविधा है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है कि नहीं। ठीक है। घर में फर्श गंदा रहता है कि घर में फर्श साफ रहता है। इसी तरीके से 12 मानक के आधार पे मेजरमेंट किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था, सरकार जो है अपनी वाहवाही को लूटने के लिए बहुत कम डेटा के आधार पे गरीबी को दिखाती थी। कि अगर कोई आदमी जो है अगर इतना पैसा कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। जैसे कि आप तेंदुलकर कमेटी को ही देख सकते हैं, रंगराजन कमेटी को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या रियल लाइफ में जैसे आप देखेंगे कि रंगराजन समिति भी गरीबी को मेज़रमेंट की थी। और उसने कहा था कि अगर 47 रुपया प्रतिदिन पर डे अगर कोई कमाता है शहरी क्षेत्र में, और 32 रुपया अगर कमाता है पर डे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, रंगराजन। तो क्या आपको लगता है कि 47 रुपया और 32 रुपया सफिशियंट है शहरी क्षेत्र के लिए? 47 रुपया सफिशियंट है दिन भर रहने के लिए? और ग्रामीण क्षेत्र में क्या आप 32 रुपये में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से जो है योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है, 2011-12 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी। और उसमें कही थी कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में आदमी 27 रुपया 20 पैसा अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं है। और 33 रुपया 33 पैसा कमाता है शहरी क्षेत्र में, तो गरीब नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो कमेटियाँ बनती है वो गवर्नमेंट को बदनाम नहीं हो हमारी सरकार, इसके लिए गरीबी के पैमाने को ही नीचे कर देती है, जो कि गलत बात है। ठीक है। तो इसलिए अपना जो गरीबी का पैमाना का जो आधार होना चाहिए उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और अब जो वर्तमान समय में एमपीआई के आधार पे जो मेज़रमेंट किया जाता है, ये वास्तविकता के काफ़ी करीब है। तो इसी तरीके से आंसर को लिखना था। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक अनिवार्य सत्य गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना, इसका मतलब क्या हुआ? ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर को आप उसी तरीके से लिखेंगे। पहले आप गरीबी को परिभाषित कर देंगे, उसके बाद जो है आप गरीबी को परिभाषित करने के बाद लिखेंगे, इस वाले टर्म को आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे कि वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त होना। वंचितता का मतलब क्या होता है पता है? कि हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। जैसे भोजन से, कपड़ा से, मकान से, इन सारी चीज़ों से तो वंचित है ही। लेकिन अभी जो एमपीआई के आधार पे जो 12 इंडिकेटर की बात किया गया है, 12 संकेत तक का जो बात किया गया है, बहुआयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। और 3 मुख्य इसमें आधार स्तंभ है। 3 आधार स्तंभ क्या क्या होते थे? स्वास्थ्य होता था, शिक्षा होता था, और लिविंग स्टैंडर्ड होता था। तो इन सारे 12 इंडिकेटर के आधार पे आप ये आकलित कर सकते हैं कि निसंदेह इन सारे इंडिकेटर में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है।
कि समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण करना है कि क्या बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का प्रमुख कारण है या निर्धनता जनसंख्या का प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मैं रफली मैं समझा दे रहा हूँ 2 मिनट में। इस क्वेश्चन का मतलब है, मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी गरीबी जो है, पोवर्टी जो है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है, पोवर्टी जो है जनसंख्या ग्रोथ का कारण है या पॉपुलेशन जनसंख्या ग्रोथ का कारण है, सॉरी पॉपुलेशन पोवर्टी का कारण है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि क्या पॉवर्टी के कारण पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है या पॉपुलेशन में वृद्धि होने के कारण पॉवर्टी में वृद्धि हो रही है, गरीबी में वृद्धि हो रही है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। इस चीज़ को मैं 2-3 मिनट में मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। मान लिया जाए कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने के पश्चात क्या होगा, जो संसाधन होंगे, जो रिसोर्सेस होंगे, उन पर दबाव बढ़ता जाएगा। और जब रिसोर्सेस पर जब दबाव बढ़ेगा तो उस वस्तु की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएगी। और जब वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी और वस्तु की डिमांड के अनुसार अगर वस्तु का सप्लाई नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी तो बहुत जो जिनकी इनकम कम रहेगी वो आदमी उस वस्तु को क्या करेंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे। और जब उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा, ऑटोमेटिक वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, बीपीएल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही गरीबी आ रही है। क्यों पॉपुलेशन बढ़ा, तो जो भी संसाधन है, संसाधन में क्या हो गया, भूमि हो गया या जितना भी उपभोग करने का सामान हो गया, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, मकान, रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ा, पॉपुलेशन का प्रेशर रिसोर्सेज पे बढ़ा और उसके बाद जो है डिमांड बढ़ा, वस्तु का डिमांड बढ़ने लगा। और डिमांड के अनुसार वस्तु का सप्लाई नहीं होने की वजह से, क्योंकि जितनी बढ़ी हुई जनसंख्या है उस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा कि उस वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि खरीदने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वस्तु कम है, वस्तु कम है। इसके कारण क्या हो जाएगा कि लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी और वह लोग कहाँ चले जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे। या दूसरा क्या हो सकता है कि लो क्वालिटी की वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। और जब लो क्वालिटी की वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे तो उनके जीवन की जो गुणवत्ता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही लिविंग स्टैंडर्ड नीचे चला जाएगा तो लोग कहाँ आ जाएंगे, लोग बीपीएल कैटेगरी में नहीं आ गए, गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो ये एक डायमेंशन के अनुसार हमने प्रूफ किया। अब दूसरे डायमेंशन के अनुसार हम प्रूफ करते हैं कि क्या निर्धनता से गरीबी आ रहा है, निर्धनता ही पॉवर्टी ही पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। इसमें क्या प्रूफ करना, पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए पॉवर्टी बढ़ेगा तो लोगों में क्या हो रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा, अगर गरीबी आएगा तो हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जब एजुकेशन नहीं रहेगा, हेल्थ सही नहीं रहेगा, तब क्या होगा, क्या होगा कि कम नॉलेज होने की वजह से उत्पादकता कम होगा, वस्तु का उत्पादकता कम होगा, सॉरी लोगों की उत्पादकता कम होगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी की जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे गरीबी रहेगा तो हेल्थ इशू होगा, एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पाएगा, और जब एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो स्किल्ड लेबर नहीं जन्म लेंगे। जब स्किल्ड लेबर जन्म नहीं लेंगे तो उनकी उत्पादकता क्या होगी, जब एक प्रशिक्षित लेबर की कमी होगी तो उत्पादकता कम होगा। और जब उत्पादकता कम होगा तो आय बढ़ाने के लिए, देख रहे हैं कि उत्पादकता कम है लेकिन मुझे आय बढ़ाना है,
तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा संतान पैदा करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा हमारे बच्चे रहेंगे तो इनकी उत्पादकता कम होने के बावजूद भी अपने हाथों से बहुत ज़्यादा हाथ बन जाएगा और उन हाथों से ज़्यादा वो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, यानी उनका उनका क्या हो जाता है कि जितने हाथ उतने काम। ठीक है, जितने हाथ होंगे, जितने हैंड होंगे, उतने क्या होगा, काम होगा। और इसी कारण से क्या होता है, वो क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करने लगते हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। निष्कर्षतः हम लोग देखें कि गरीबी जो है आबादी बढ़ाने में, जनसंख्या बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गरीबी के कारण भी आबादी बढ़ता है, चूँकि लोगों के पास अज्ञानता होता है और उनको लगता है कि ज़्यादा मेरे बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा पैसा कमा करके लाएंगे, ज़्यादा उनके पास हाथ होगा, ज़्यादा श्रम बल होगा, और यही कारण है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जनसंख्या बढ़ती है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, दोनों तरीके से प्रूफ करना था कि पॉपुलेशन से पॉवर्टी बढ़ रहा है कि पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो निसंदेह आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और फिर हम लोग मॉडल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।